जो मकसद है कि ये बजट जिस सूरत हाल में पेश किया गया है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पूरे मुल्क में है और पूरे मुल्क में जो हालात हैं उसके पसे मंजर के बाद एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सारे प्रोविंसेस को, और सारे प्रोविंसेस ने और पाकिस्तान के लिए अपने अपने इलाकों में जो डेवलपमेंट थी इस बार उसकी कुर्बानी दी। जो मैं समझता हूं कि ये एक सबसे बड़ा एक जज्बा था कि हम उस जज्बे के तहत हमने अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचा और हमने जो है वो कहा कि डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला ये हम बाद में भी कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में पेश किया गया जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने उस बजट को देखते हुए उन्होंने ये इस बार डेवलपमेंट का थोड़ा कट लगाना पड़ा और सब प्रोविंसेस में मैंने कहा जिसे लगाया तो उस चैलेंजेस की वजह से ये पेश हुआ है। सर काफी चीजें वो लास्ट स्पीकर होने का नुकसान ये होता है कि सारे मिनिस्टर्स बोल चुके हैं, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की बात कर चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा किसी भी रिपीटेशन में मैं ना जाऊं। पहले तो मैं बात करूंगा अपने महकमे की। दो महकमे जो है इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, एक है इंफॉर्मेशन, एक है ट्रांसपोर्ट। उसके बारे में मैं कुछ बताऊं कि हमने क्या क्या किया है। सर मीडिया मॉनिटरिंग और जो मीडिया मॉनिटरिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, और आजकल जो सबसे बड़ा एग्रेसिव मीडियम्स है वो है सोशल मीडिया। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने 2 साल पहले AI के जो है वो अपने खिदमात जो है हासिल की, अपने खुद सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं और हम AI के जरिए उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जी रोजाना ना सिर्फ टीवी और अखबारों में क्या चल रहा है लेकिन सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें जो हैं वो हुकूमत सिंध के बारे में जो है वो बोली जा रही है। फिर उसका हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी होती है और फिर उसको रेस्पॉन्ड करने के हमारे ये सिंध वाहिद पहला सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया। पहला सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल कमीशन बनाया, और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के बाद सहाफियों को जितनी आजादी डिप्टी स्पीकर साहब सूबा सिंध में है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सहाफियों को इतनी आजादी हो। ओपन चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और उसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात में इन हिसाब से कह सकता हूं कि सहाफियों की आजादी पर हम यकीन रखते हैं, सहाफत की आजादी पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा मैं इसको नुकसान नहीं कहूंगा लेकिन इसका सबसे ज्यादा शिकार भी सिंध हुकूमत बनती है। बाकी जगहों पर क्या चल रहा है मैं उसकी मिसालें भी दे सकता हूं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहते हैं कि जी हर एक को मुकम्मल तौर पर आजादी है, जो लिखना है सही खबर भी लिखी जाती है, झूठी खबर भी लिखी जाती है, सही तज्जिए भी किए जाते हैं, गलत तज्जिए भी किए जाते हैं। अपनी मंशा पर रोजाना काबीना में तब्दीलियां हो रही होती हैं, अपनी मंशा से कभी किसी को कौन सा मिनिस्टर बना देते हैं, कल कभी किसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो रोजाना ही साफी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कदर नहीं है उसके। मैं अगर कंपैरिजन में पंजाब की एक मिसाल दे दूं आपको, एक मशहूर टीवी चैनल उसके एक रिपोर्टर ने पंजाब की एक आला हुकूमती शख्सियत का एक बयान, उसका अपना एक तकरीर में उस आला हुकूमती शख्सियत से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। एक स्लिप ऑफ टंग हो गया पंजाब की एक आला हुकूमती शख्सियत से। वो उस सहाफी ने सिर्फ ट्वीट कर दिया, आधे घंटे में सहाफी जो है वो गायब हो गया, और ना सिर्फ गायब हो गया उसको PK के तहत उस पर जो है केस दाखिल हो गया। मैं आपको ये मिसाल बता रहा हूं, ये चंद माह पहले की बात है। पंजाब में एक सहाफी ने एक आला हुकूमती शख्सियत की एक तकरीर का जिसमें स्लिप ऑफ टंग थी उसको उस पर उसने जो एज इट इज उसको अपने ट्वीट किया, उसको अपनी जो उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर PK एक्ट हुआ, आखिर में उस टीवी चैनल ने माफी मांगी तो फिर उसको छोड़ा गया। यह है वहां पे आजादी सहाफत। और हमारे पास रोजाना जो चल रहा है, लेकिन ठीक है हम उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर लेते हैं। हम कभी भी हम सोच भी नहीं सकते कि ख्वाब ख्याल में कि हमने खुदा न खासा कभी किसी सहाफी को तनकीद का निशाना बनाना या सहाफी पे कभी PK एक्ट लगाना, लाके कानून वो शवाहिद मौजूद है। यह है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का जो बड़ा दिल और बड़ा जज्बा। आप देखें कि माजी में भी जितनी भी मीडिया ट्रायल्स पीपुल्स पार्टी के हुए, बदतरीन मीडिया ट्रायल्स पीपुल्स पार्टी के हुए, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन घिनौनी साजिशें हुई, लेकिन पीपुल्स पार्टी ने कभी भी किसी मीडिया हाउस से झगड़ा नहीं किया।
किसी मीडिया हाउस के साथ कोई तलखी नहीं की, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी समझते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश जरूर होगी कि जो आज के पहले सिर्फ सहाफी होते थे, टीवी चैनल्स पे बैठकर तबसरे होते थे, अब वो जो हमारे यूट्यूबर्स भी हैं जो रोजाना बैठकर अपनी मर्जी से मन घड़त स्टोरियां रोजाना 10-10 आ रही होती हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, पॉडकास्ट, पता नहीं कौन अपनी मर्जी से क्या कह रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि आपको जो बोलना है बोलें, लेकिन तस्दीक के साथ बोले, बगैर तस्दीक के ना बोले। आपको इख्तियार पूरा है कि आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको इख्तियार ये नहीं कि आप अपनी मन घड़त स्टोरियां बनाएं। तो ये मेरी गुजारिश होगी। लेकिन सर फिर भी ये पहला सूबा जिसने मैंने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बिल बनाया जिसमें हमारे सहाफियों को प्रोटेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। सर ने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया, ये भी पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया ताकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर शख्स को मौजूद है। सर हमने रिसेंटली 1.5 साल 2 साल हुए एक पॉलिसी एक बनी पूरे पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा बनाने की। पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी बजट रखे, सिंध गवर्नमेंट ने भी बजट रखे, सबने प्रोजेक्ट्स बनाए। सर मैं तवज्जो चाहूंगा थोड़ी, उसमें सर सिंध हुकूमत ने अपनी पहली एक मूवी बनाई जिसका नाम था मेरा लियारी। सिंध हुकूमत ने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था मेरा लियारी। सर वो मूवी 5.25 करोड़ रुपए में बनी। वो मूवी 5.25 करोड़ रुपए में बनी। उस पर भी एक पंजाब के यूट्यूबर ने कहा कि जी 20 करोड़ रुपए में मूवी बनी और 10-15 करोड़ रुपए हम खा गए। टोटल 5.25 करोड़ की मूवी बनी मेरा लियारी। पहली किसी भी हुकूमत की पहली मूवी थी ये, और उसमें यूके के एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो मूवी गई, पहली मूवी आपकी। टोरंटो फेस्टिवल में वो मूवी जा रही है, कनाडा में अक्टूबर में लग रही है, ब्लैकबर्न फेस्टिवल में जा रही है 9 जुलाई को, लंदन में फिर एक और फेस्टिवल जा रही है, अभी अरोड यूनिवर्सिटी में, IBS अकेडमी में और बाकी काफी जगहों पे लगी। और हम टीवी ने वो फिल्म अभी हमसे खरीदी भी है। तो सिंध हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट जो मेरा लियारी है वो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नैरेटिव बेस्ड था। और जो लियारी के लिए ज़ाहिर लोगों ने लियारी के ऊपर कितनी नेगेटिव प्रोपेगेंडास किए, लेकिन लियारी की एक्चुअल स्टोरी जो वहाँ के गरीब बच्चों की स्टोरीज है, वहाँ पे खवातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे जो स्टोरीज है, इस तरह बहुत सारी सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी मूवीज और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहे हैं, नार्कोटिक्स पे बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक ही दिन समझे कि शुरू हुए पंजाब में और सिंध में। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के इस वक्त उसमें 50% प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, रेडी टू लॉन्च हैं, और बाकी जगहों पे अभी काफी उसमें टाइम लगेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये सिंध गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये सारे काम कर रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं किचन गार्डनिंग पे, सूफीज़म पर, ये सरसों जो हमारा सरसों डिपार्टमेंट उसके ऊपर, तो मुख्तलिफ चीज़ों में डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है इंग्लिश में भी। और हम पूरी दुनिया को अपने सूबे का असल चेहरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोपेगेंडाज हैं वो हमारे लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव परसेप्शन बना रहे होते हैं हर जगह पे। तो हम जो हमारा असल चेहरा है हमारे सूबे का, जो असल हकीकत है, जो असल अचीवमेंट्स हैं, वो हम उनको उन डॉक्यूमेंट्रीज के साथ दिखा रहे हैं। सर इसके अलावा हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया, आई वर्क फॉर सिंध। आई वर्क फॉर सिंध ये जॉब पोर्टल बना, और ये पहला पोर्टल था जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को जो है वो उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं थोड़ी सी बता दूं कि अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म्स, ये गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे और वेब ऐप पे जो है ये वेब ऐप पे ये मौजूद है। टोटल विजिटर जो इस प्लेटफॉर्म में हो चुके हैं अभी तक 4.8 मिलियन विजिटर्स जो हैं वो इसको विजिट कर चुके हैं। टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए 1,13,000। टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड, जो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपनी जॉब्स भी इसमें लगाई हैं वो 670 हैं। एक्टिव जॉब इस वक्त भी अगर आप चेक करेंगे 11,100 हैं। टोटल पोस्टेड जॉब्स 20,800 हैं। टोटल जॉब्स एप्लीकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म 4,19,000। न्यू फीचर्स इसमें सर पब्लिश कर रहे हैं, उसमें AI ऑटो CV। अब आपकी सिर्फ आपको CV भी आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, AI का फॉर्मेट है उसमें बना, आपकी ऑटोमेटिक आपकी CV बन जाएगी जो पूरी दुनिया को दिखाएगी। फिर आप उसमें जो है वो अर्न 350 इंटरनेशनल एक्रीडेटेड शॉर्ट कोर्सेज, इंटरनेशनल 350 शॉर्ट कोर्सेज भी हम उसमें फ्री में करवा रहे हैं अपने पूरे सिंध के बच्चों के लिए। फिर फीचर अंडर डेवलपमेंट है, और लाइव करियर काउंसलिंग फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, वो सब इसमें अनकरीब हम उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये
सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको बेहतर तरीके से किया गया। सर अब आ जाएं ट्रांसपोर्ट महकमा। ट्रांसपोर्ट महकमे में सर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हुकूमत काम कर रही है। सर जो सबसे, मैं पहले एक दो प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा जिसको जो आजकल थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हैं। उसमें एक है सर येलो लाइन बीआरटी। येलो लाइन बीआरटी वर्ल्ड बैंक के साथ हम बना रहे हैं और इसमें इस वक्त 3 कंपोनेंट्स पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ब्रिज का पार्ट 2 इस वक्त बन रही है और ये भी कराची के शहरों के लिए, जिसको अब हमने नाम उस वक्त दिया ताज अदर ब्रिज, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज अभी टूट रही थी तो वो जो बराबर हमने बनाई वो ताज अदर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुकी है। डेपोज पे काम चल रहा है और 2 डेपोज उसके बन रहे हैं। सर रिसेंटली इस पर एक वाकया हुआ, उसमें थोड़ी वो तफसील दूंगा कि वहां पे एक पीडी साहब थे, उन पीडी ने एडवांस पेमेंट्स की थी। उस एडवांस पेमेंट के बाद जब उस पीडी को हटाया गया तो वो हमें पता चला कि जी वो उस पीडी ने जो एडवांस पेमेंट्स की, जो नया पीडी उसने बताया, तो जैसे मुझे पता चला एज ए मिनिस्टर हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन्फॉर्म किया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट को राइटिंग में खत लिखा कि जी ये इस तरीके से एडवांस पेमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये हम समझते हैं कि ये मिस एप्रोप्रिएशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट, जिसपे लोग तनकीद करते हैं, सिंध गवर्नमेंट देखिए खुद किस तरह चीजें चेक कर रही होती है कि हमें किसी अखबार में चीज नहीं आई हुई थी, किसी जरीदे में नहीं छपी हुई थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने जब खुद एक चीज उसको पता नॉलेज में आई तो हुकूमत सिंध ने खुद एक्शन लिया। तो सर ये येलो लाइन बीआरटी का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको टाइमली फेस भी करती है। और रेड लाइन बीआरटी सर, रेड लाइन बीआरटी अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था। मैं इस पर मैंने कहा कि मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूं। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद निशाना जरूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट पे काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज थे, उनके पोजीशन के इशूज थे और जैसे पहले भी हमारे काफी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहां जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहां काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमें आज दिन तक हम लोग कर रहे हैं। फिर हमें तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में डिले हुई कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो एफडब्ल्यू के साथ, हमने सबसे पहले मैंने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बैठे हुए, हमने एफडब्ल्यू के साथ मीटिंग की और हमने उनको कहा, कायल करने की कोशिश की कि जी आप इस काम को ले और काम कंप्लीट कर। चीफ मिनिस्टर साहब की फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर ये चीजें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहां पे भी अगर कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे प्रोग्रेस स्लो है तो उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन उस पर जितना तनकीद की जाती है सर, बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत सिंध लगा रही है। हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हमारे लिए बहुत आसान था हम बीआरटी ना बनाते, हम जिस तरह बाकी पीपुल्स बस सर्विस चला लेते, लेकिन ये आज का तो ट्रैफिक का मसला हल करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हमने फ्यूचर के लिए देखा है। पर्सनली हो सकता है कि जाती तौर पे मेरा बीआरटी के बारे में हम डिफरेंट ख्याल हो, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन बीआरटीज को बनना चाहिए, तो उसको बीआरटीज पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। तो उस पे हुकूमत सिंध ने ये रेड लाइन और जो येलो लाइन उस पे काम कर रही है। सर एक ऑरेंज लाइन बीआरटी हुकूमत सिंध ने खुद कंप्लीट की, वो चल रही है। ग्रीन लाइन बीआरटी जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी जो राइडरशिप थी वो 53,000 थी। 3 साल 4 साल ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था, 3 साल 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी राइडरशिप 53,000 थी और 3 महीने के अंदर हमने उसकी राइडरशिप 78,000 तक पहुंचा दी। 3 माह के अंदर 78,000 बढ़े। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अपने जो हमने हिकमत अमली थी वो बढ़ाई। जो ऑरेंज लाइन बीआरटी उसको 1800 से हमने 8,500 पर डेली भी लेके गए। उसके बाद सर हमारा पीपुल्स बस सर्विस जो इस वक्त चल रही है, पीपुल्स बस सर्विस में इस वक्त
पूरे सिंध में 1,25,000 पैसेंजर रोजाना की बिना पर सफर कर रहा है और उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज अमाउंट में सफर कर रहा है। एक पैसेंजर जो बस में चढ़ रहा है उसको सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध दे रही है। इसके साथ साथ सर इस वक्त पीपुल्स बस सर्विस जो है वो कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, शिकारपुर में चल रही है, टंडवालायर में चल रही है। लेकिन सर मैंने सबकी स्पीचेस सुनी, सारे मेंबरान चाहे वो कराची से ताल्लुक रखते हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक रख रहे हो, सबका ये एक डिमांड थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बसें चलें। तो सर अभी तक जितनी बसें हमारी आ चुकी हैं और आपको पता है कि बजट में एक कट भी लगा हुआ है, बजट के कंस्ट्रेंट भी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस साल जितनी बसें उससे हम डबल बसें लेके आ रहे हैं। जितनी बसें इस वक्त मौजूद है उससे डबल बसें लेके आ रहे हैं। इस वक्त 500 ईवी बसेस इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस ईयर या मिड ऑफ दिस ईयर में, नॉट मिड तो हो गया है, लेकिन 2-3 महीने में 500 ईवी बस ताला काफी मसाइल जो हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने डबल डेकर बसेस भी और आ रही हैं इसी साल, उसका भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नई डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं। तो जो कराची की खूबसूरती होनी चाहिए डबल डेकर बसेस के जरिए वो भी इंशाल्लाह ताला होगी, पैसेंजर्स को फायदा होगा। इसके साथ साथ पिंक बसेस हमारी चल भी रही हैं, हमने ग्रीन लाइन में भी पिंक बसेस सर्विस शुरू कर दी है, उसका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट ये पिंक बसेस का था तो ये पूरी दुनिया ने उसको सराहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ने सराहा, उसकी मैं 10 दफा बातें कर चुका हूं, ज्यादा दोबारा टाइम नहीं लूंगा उसका। सर ईवी बसेस भी पाकिस्तान की पहली वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध लेके आई, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी हम लेकर आए। और सर पिंक स्कूटीज, एक दोस्त ने तकरीर की, उस दोस्त ने कहा कि यार सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज आपने दिए हैं, सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज दिए हैं। मैं अर्ज कर लूं सर, जब पिंक स्कूटी की हमने स्कीम शुरू की थी सिंध भर में टोटल 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था स्कूटर चलाने का, बाइक चलाने का, टोटल 150 का। और आज हम बात करें 25,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 25,000। इशू सिर्फ ये स्कूटर देना नहीं है सर, इशू क्या है, इनकलाब लाने का, और इनकलाब आ चुका है। इस वक्त शिकारपुर, खैरपुर, सक्कर, हैदराबाद, कराची, सिंध के हर गांव गोट में वो वालदैन, वो मर्द हजरात, वो भाई, वो शौहर जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बोलते थे तुम गाड़ी नहीं चला सकती, आज वो खुशी से उनको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। ये होता है इनकलाब। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकलाब आ गया है। इस साल हम और मजीद बाइक्स भी खरीदे। और मैंने एक और बात भी कही, मैंने कहा क्योंकि अभी तक सबके पास लर्नर लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस आ जाए, मैंने कहा कि अगर 1 लाख खवातीन के पास भी परमानेंट लाइसेंस होगा तो उनको स्कूटर देना हमारी जिम्मेदारी। और किस तरह देते हैं फिर हम उसको हम पे छोड़ दें, चाहे उसके लिए जितने वसाइल सरकार से हासिल हुए सरकार से वसाइल हासिल लेंगे, अगर सरकारी वसाइल कम पड़ गए तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन ये इनकलाब है ये, और ये इनकलाब सूबा सिंध ने शुरू किया जो कि विमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करता रहा है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक बुनियाद डाली है, उसको पीपुल्स पार्टी का हर वजीर, हर एमपीए, हर एमएनए, हर सेनेटर, हर शख्स, सबके जहन में एक ही चीज, हम किस तरीके से इनकलाब को आगे लेकर आए। तो इस तरीके से हम ईवी स्कूटर्स के जरिए, सिर्फ स्कूटर्स का नहीं है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि ठीक है भाई किसी लड़की ने ले लिया, उसका भाई बाइक चला रहा है, हमने मना किया है। हमने कहा है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने इनको कहा है कि जी आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहें जहां पे मर्द चलाता हुआ नजर आए तो उस बाइक को आप जब्त करें, आप उसको इंपाउंड करें। लेकिन ठीक है, मैंने जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो तकलीफें आती हैं, लेकिन उन तकलीफों की वजह से आप अच्छा काम कभी नहीं छोड़ते हो, काम आपने जारी रखना है क्योंकि आपकी नीयत ठीक है सर। तो सर, और इस बार इसी महीने इंशाल्लाह ताला आफ्टर बजट जो हमारी एक नई स्कीम जो हमने पहले भी अनाउंस की हुई है, ईवी टैक्सी स्कीम, हुकूमत की गवर्नमेंट ओन पहली ईवी टैक्सी स्कीम भी आ रही है, जिसमें नॉर्मल टैक्सीज भी होंगी और खवातीन ड्राइवर और खवातीन पैसेंजर के लिए पिंक टैक्सीज भी इंशाल्लाह ताला आपको, मैं समझता हूं कि एक महीने डेढ़ के अंदर वो भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। सर, इसके साथ जो हमारे बाकी महकमे, मैं थोड़ा उस पर आऊंगा, SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि बेस्ट परफॉर्मेंस अगर है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है।
और एफबीआर के भी सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए सर। एफबीआर की ग्रोथ है सर 10%, एफबीआर की ग्रोथ है 10%, एसआरबी की ग्रोथ है 24%। उसका भी जवाब देता हूं कराची से। ये जो आप बीच में बैठे बैठे कर बात करते हो कराची से, मैं आपको जवाब दे दूं, सिर्फ कराची नहीं है। अगर कोई कोल कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अगर घोटकी में वो इस वक्त वो प्रोसीजर कर रही है, या अगर कोई और कंपनी, कोई बैंक जिसने कहीं और, अगर उसने हेड ऑफिस कराची में, तो आप समझते हो कि वो कराची से है, मतलब कराची से है ज्यादा, कराची में सबसे ज्यादा, कराची से सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर कर रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका हेड ऑफिस कराची में, तो कराची में ही काउंट होगी। ज़ाहिर है वो अगर किसी की 6 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, एक हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान के काफी बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है। तो आपको थोड़ी समझ लें मौलवी साहब चीजों को। दूसरी बात, अच्छा फारूक साहब सर, इनको बोले, इनको इतना तो सिखा दें सर, आप इनको इतना तो सिखा दें सर, ये इनके जमायतियों को अभी तक ये भी नहीं सिखा सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर, अब आइए टैक्स पे सर, मैं बात करता एसआरबी की सर। जो आपका सेल टैक्स है, एफबीआर 18% सेल टैक्स चार्ज करता है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट 16% टैक्स चार्ज करती है, आपकी सिंध गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करती है। हम टैक्स में कम है, हम रेवेन्यू में। और आप पता है सर, हमने जो टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई 366 बिलियन का टारगेट था जो ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है। और मैं दूसरी बात बताऊं सर, आपको पता है एफबीआर के पास मुलाजमीन कितने हैं जो एफबीआर डेफिसिट में है? एफबीआर डेफिसिट में, एफबीआर के पास मुलाजिम है 23,000 एम्प्लॉइज हैं एफबीआर के पास। और एसआरबी के पास कितने मुलाजमीन है? 368 मुलाजमीन वाले, जिसको आप कहते हैं ना बैड गवर्नेंस, सिंध है, सिंध हुकूमत है, बैड गवर्नेंस। 368 मुलाजमीन वाला अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, और 23,000 वाला जिसके जिम्मेदारी सबसे बड़ी है इस मुल्क में इन हालात पे पहुंचाने में, एफबीआर, वो 23,000 वाले में अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो आप माने कि सिंध हुकूमत काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। सर, हमारे मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्पीच की वर्क्स एंड सर्विसेज ने। इस साल हमने 3,114 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 3,114 किलोमीटर। और मैं आज भी कहता हूं सर, किसी भी एक जिले से, मेरे सारे दोस्त चले, उनको हम दौरा कराते हैं। हमने इससे पहले जो पूरे पाकिस्तान भर के सहाफी हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, सब सहाफियों को हम लेके आए। हमने सिंध भर का दौरा कराया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे व्यूज लेकर गए, उनको सिंध के एक प्रोजेक्ट दिखाया। तो मैं कहता हूं सर, एक एमपीएस को भी टूर करवाते हैं। मैं सीएम साहब को कहता हूं कि जी हमें 2-4 कोस्टरें अरेंज करके दें, और हमारे जमात इस्लामी वाले के लिए खास तौर पे एक प्राइवेट जहाज बुक कराएं उनके लिए। अच्छा सर, इसमें 3,114 किलोमीटर जो अपने रोड में सड़कें विजिट कराऊंगा, सिंध के कोई एक सूबाई मुझे रोड सड़क दिखा दें, एक सूबाई सड़क दिखा दें। मेन रोड की बात करें, आप फिर चले जाएंगे किसी गली में, क्या 20 फुट की गली थी देर, ये टूटा हुआ नाला चल रहा है। जो मेन आर्टरीज होती है, मेन डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्ट कर रही है, काफी दोस्त जिनका जो कि रूरल एरिया में जाते भी हैं, एक भी रोड खराब नहीं है पूरे सिंध का। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी आपको खराब सड़क नहीं मिलेगी। हाँ, जो वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के अंडर है, नेशनल हाईवे की है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है यहाँ पे, उस पे वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कभी पता चलता है कि 10% रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं। तो सिंध हुकूमत के जेर इस्तेमाल जितनी सड़कें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। सिंध की तमाम सड़कें बहुत बेहतर बनी हुई है। और हम अपने इलाकों में क्या कर रहे हैं, हम अपने इलाकों में जहां पे हमारे रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में अब हम वो जो कच्चे रास्ते थे, उनको भी हम पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं। आप चले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको दिखाऊं किस तरह हम पेवर ब्लॉक्स हर गांव में, हर गांव में लगा रहे हैं, ताकि लोगों को ये भी सहूलत दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हैं, बेहतर तरीके से चल रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरदार शाह साहब की बड़ी तकरीर थी, उसमें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सर, ये तो माने ना कि 97,000 टीचर्स पीएसटी और जीएसटी जो है इन्होंने अपॉइंट किए, और एक भी कंप्लेंट नहीं है यार। 97,000 टीचर्स भर्ती हुए, एक भी कंप्लेंट नहीं है कि जी कोई सिफारिशी पास हो गया, कोई जो है कोई पैसों पे पास हो गया, कोई करप्शन पे पास हो गया, कोई रिश्तेदार पास। मुझे याद है सईद गनी साहब उस वक्त एजुकेशन मेंबर कोई जो है फेल हो गए, सरदार शाह साहब बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बने, बोले जी मेरा सेक्रेटरी एजुकेशन था शायद,
उसका कोई भाई था पता नहीं क्या, बोले वो फेल हो गया। तो यार इस पे तो आप लोग कम से कम अप्रिशिएट करो कि यार हुकूमत सिंध जो है, और ये बहुत बड़ी भर्ती थी, 97,000 की भर्ती हो, रिक्रूटमेंट और एक भी कंप्लेंट ना हो, कोई एक झूठा इल्जाम लगाने वाला भी नहीं पैदा हुआ। तो इसको आप अप्रिशिएट करें कि हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट किस तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे होम मिनिस्टर साहब की 1.25 घंटे की तकरीर के बाद मेरा बोलना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने बहुत तफसीली बताया। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने बात की, सर ये कराची क्या होता था, कराची की मैं आगे कराची में बात करूंगा, लेकिन ये कराची में आज भी हम जरा पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं, मिलते हैं लोगों से, पूछे कराची के लिए, लोगों के जहन में कराची के लिए अभी भी एक हवा पैदा की। उसमें मैं आता हूं हवा किस तरह पैदा हुआ और क्या हुआ, लेकिन उसके लिए एक हवा पैदा हुआ। लेकिन अब वो कराची नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कराची, अब आपका कश्मीर देख लें, अब आपका शिकारपुर देख लें, अपना अपर सिंध देख लें, लोअर सिंध देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून के साथ आप गुजर सकते हैं। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपकी पुलिस की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, पुलिसिंग बहुत अच्छी हुई है, पुलिस ने बेहतर काम किया, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां पे बता रहे थे कि जी यहाँ पे 100 मकवी होते थे, आज होम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि एक भी मकवी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ा और क्रेडिट क्या देना चाहिए कि जी हुकूमत सिंध हर सेक्टर में काम करिए और हम होम में भी काम करिए। सर एग्रीकल्चर में हमने जिस तरीके से हारी कार्ड दिए और किसानों के लिए सैलाब में भी मदद की और बाकी सारी हर टाइम पे उनके साथ खड़े रहे, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा काम हुकूमत सिंध ने किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत सैयद कायम अली शाह साहब ने की, लेकिन उसके बाद जिस तरह चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने इसको कंटिन्यू किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाए गए, आपके रोड्स बनाए गए, आपके ब्रिजेस बनाए गए, आपका धाबेजी इकोनॉमिक जोन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शाहराह भुट्टो, जिसको आप लोगों के इसमें प्रॉब्लम होता है, हमें पता है साबिर भाई अगर हैदराबाद जाता होगा शाहराह भुट्टो तो जाता होगा, जाते नहीं जाते साबिर भाई, जाते नहीं जाते, आप भी जाते हो सर, कैसा लगा रोड आपको? हाँ इनाम में जाओ तो भाई, हाँ सर घुमाया, कैसा लगा रोड आपको? हाँ भाई कैसी सड़क लगी? रोड अच्छा बना था, लेकिन तकरीर में नहीं कहा उन्होंने। अभी मुझे बोल रहे कि रोड अच्छा था, तकरीर में एक दफा भी तारीफ नहीं की शाहराह भुट्टो की, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे मैं विटनेस कर दूं, इनको सबसे पहले मैंने दावत दी थी, किरण बाजी उनकी बेटी की शादी में मैंने दावत दी थी कि आप शाहराह भुट्टो इस्तेमाल करें। हमारे हैदराबाद के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के और इन्होंने किया और तारीफ की, बता रहे हैं कि हम शाहराह भुट्टो से जाते हैं, और उन्होंने शाहराह भुट्टो की तारीफ नहीं की तकरीर में, लेकिन अगली दफा अगले बजट में कर लीजिएगा। नहीं इन्होंने मेरे साथ की थी, मेरे सामने की थी। जी सर। अच्छा सर, तो मैंने कहा कि ये अच्छा, फिर ये M5 जो आपके M5 और M9 को मिलाने वाला लिंक रोड है, वो भी इंशाल्लाह इसी साल कंप्लीट हो रहा है। ये एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी नबी सर वेजीआर की पाइपलाइन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो कंप्लीट हो रही है। आपका हैदराबाद मीरपुर का पुराना रोड, उस पर साबिर भाई 10 दफा आ चुके हैं, वो रोड भी स्टेट ऑफ द आर्ट बना है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पहला प्रोजेक्ट था सिंध का। फिर आपका जो है कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट था। जिरक मुलाकात ब्रिज थी, 4 रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं कराची, जामशोर, शहीद बनीजराबाद, सक्खर में, जो कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड सेंटर्स, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपके घोट की कंदकोट ब्रिज है, 3 कंसेशन एग्रीमेंट साइन किए इन्होंने अभी रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जिसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है वो आपके कार्बन क्रेडिट्स में भी शेयर होल्डर होगी और आपकी फॉरेस्टेशन बढ़ेगी। जब फॉरेस्टेशन बढ़ेगी तो आपके माहौल भी बेहतर होगा। तो इस तरीके से सर NED का टेक पार्क, उसका कंसेशन साइन हो गया है, मार्बल सिटी बन रहा है, कराची पोर्ट से लेके कयूमाबाद, यार ये प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने जिक्र ही नहीं किया, सबसे बेहतर प्रोजेक्ट बन रहा है कि पूरा 90% एलिवेटेड प्रोजेक्ट है सर। कराची पोर्ट से लेके कयूमाबाद तक 16 किलोमीटर है, जिसमें से 90% सारा एलिवेटेड होगा। सोचिए एलिवेटेड, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसका इफ्तिताह भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर चुके हैं। और सर इसकी इतनी अच्छी पब्लिक प्राइवेट, सर आपस में बात करें, मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इतनी अच्छी इस वक्त रिजल्ट है कि मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची में मौजूद थे। उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि एहसन इकबाल साहब आप सिंध हुकूमत से सीखें कि किस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम कर रही है। और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकरीब में अप्रिशिएट किया है। तो सर जिस चीज को पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा हो, जिन प्रोजेक्ट्स को,
लेकिन हमारे अपने भाई नहीं कर रहे। दुनिया तारीफ कर रही है लेकिन हमारे अपने भाई नहीं कर रहे। कोई बात नहीं सर, चले इसको छोड़ दें। एप्रिसिएशन तो वही, एक अल्लाह ताला की जात देती है एप्रिसिएशन, दूसरी आवाम देती है इलेक्शन वाले दिन। तो हमें वो एप्रिसिएशन चाहिए, अल्लाह ताला से चाहिए, आवाम से चाहिए। बाकी ये भाई तो मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। अच्छा सर, थरकोल, आपको पता थरकोल हुकूमत सिंध को क्या पड़ी थी? सर मेरा टाइम अब शुरू हुआ है आपके आने के बाद। अच्छा सर, थरकोल, वजीर साहब जितनी देर आप बात करना चाहें बात करें। सर आप, और 10 बजे से पहले मैं आपको तकरीर खत्म नहीं करने दूंगा। ठीक सर जी प्लीज, सुबह 10 बजे तक ना सर, प्लीज प्लीज सुबह 10 बजे तक जी प्लीज। अच्छा सर, थरकोल, फिर मैं दूसरा स्पीकर कौन है आपके बाद? आप सर थरकोल सर थरकोल पे आ जाएं। मुझे ये बताएं, आपको पता है सिंध हुकूमत, ये थरकोल का प्रोजेक्ट था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ड्रीम। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको जब मोहतरमा की हुकूमत गिराई गई और बीच में सईद साहब बता रहे थे, मैं थोड़ा उस वक्त कम सुन रहा, मतलब मैं थोड़ा नहीं कर सकता था, इंटरफेयर नहीं कर सका। 11 महीने की, जब 88 की हुकूमत बनी थी, 11 महीने की हुकूमत थी। अभी तो लड़ाई भी शुरू नहीं होती, अभी तो कहते हैं ना मिनिस्ट्रियां बनती है। मरहूम इमरान फारूक साहब के मुझे वो शेर याद है नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, 11 माह तक कयामत का इंतजार किया। वो मार्शल के बाद पहली दफा हुकूमत बनी थी, 11 माह में उनको कयामत नजर आ गई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया। तो खैर, तो जब बात ये हो रही थी कि मोहतरमा की हुकूमत जब डिसॉल्व की गई तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उन्होंने थरकोल के प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया। हमें असल में पता है किन चीजों में एक होना चाहिए। ये जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, ये पीटीआई वाले दोस्त हमारे आपस में बात कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं, जमायत वाला दोस्त तो मतलब अल्लाह करे यहाँ देख ले, बाकी हमारे ये मुत्तहिदा के जितने दोस्त बैठे हैं, हमें एक चीज पे एक होना चाहिए कि देखें, सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, सियासी चपकलिशें चलती रहेंगी, नजरियाती इख्तलाफ भी चलते रहेंगे, लेकिन सिंध की जहां पे तरक्की है ना, सिंध की तरक्की, इस पे हम सबको एक होना चाहिए। सिंध की तरक्की पे हमें एक होना चाहिए और ये ना समझें यार, मैं बताऊं, ये ना समझें कि जो अगर कोई भी इशू है तो उसमें आपने अगर वो कराची से रिलेटेड नहीं है तो वो उस पर आपने बात नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, सिंध का हर इशू कराची से रिलेटेड है। सिंध की हेल्थ, सिंध की एजुकेशन, सिंध का पानी, सिंध का बिजली, सिंध की गैस, हर इशू कराची से रिलेटेड है। तो अपने आप को आइसोलेशन में ना डालें। आपको जहां जहां पे प्रोग्राम्स करने, हम आपको अपने साथ आंखों पे बैठा के, सर पे बैठा के, कंधों पे बैठा के ले चलेंगे। हमने पहले भी ये किया, अब भी ये करेंगे। बराए मेहरबानी इन इश्यूज पे आप पीछे नहीं हटा करें। तो सर, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की तो उनकी हुकूमत चली गई। फिर हुकूमत जो है उसमें जो है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, पीएम उन्होंने हुकूमत प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया। केटी बंदर का प्रोजेक्ट भी मोहतरमा शुरू करना चाह रही थी, वो भी शेल्फ कर दिया गया। फिर जब 2008 में पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई तो मर्द हुर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस प्रोजेक्ट को जिंदा किया और चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह साहब थे, उनको ये टास्किंग दी गई कि इस प्रोजेक्ट को मुझे बनाना है। जब प्रेसिडेंट साहब बात करते थे तो लोग बोलते थे जब मोहतरमा नहीं बना सकी तो जरदारी साहब बैठे, वो कैसे बना सकेंगे। और प्रोजेक्ट बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस प्रोजेक्ट में इस वक्त 3960 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है रोजाना। और वो बिजली कहां जा रही है? एक करेक्शन, मोहतरमा बना गई थी, उन्होंने जो चाइनीज कंपनी हाँ, उन्होंने बना, बाद में खत्म किया। अच्छा, 3960 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है। और बिजली कहां जा रही है? वो मेरे पास नहीं आ रही भाई, वो हैदराबाद में टंडोजाम में, टंडो अलायार में नहीं जा रही, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। हमने वो काम किया जो पूरे पाकिस्तान के काम आना है। और हुकूमत सिंध का कितना खर्चा हुआ अभी तक? $1 बिलियन हुकूमत सिंध खर्च कर चुकी है उस प्रोजेक्ट पे, जिसका जो कि पाकिस्तान के लिए वो प्रोजेक्ट है। वो पीपुल्स पार्टी के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो प्रोजेक्ट। उस पे $1 बिलियन जो है वो खर्च। और आज आपका क्या हुआ है?
जब आपकी बिजली महंगी हुई अभी और आपके बिजली के रेट नर्ख बढ़े, तो आपके जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सस्ती बिजली चाहिए तो सिर्फ कोयले से बनेगी, और कोयला जो अभी आप इंपोर्ट करते हो बनाने के लिए वो ना करो, कोयला हमारा लोकल कोयला होना चाहिए। तो जो अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेसेसिटी है वो थरपारकर का कोयला, वो थरपारकर कोयला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने निकाला और उस पर $1 बिलियन खर्चा किया और नेशनल ग्रिड में वो बिजली जा रही है। तो इससे बड़ी और पाकिस्तान की क्या खिदमत करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान के लिए किया ना, वो नेशनल ग्रिड में वो बिजली जा रही है। सर इसके बाद विंड पावर्स पे भी काम हुआ। फिर सर एक प्रोजेक्ट है हमारा DPD, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटीज। सर मैं कहता हूं पाकिस्तान में किसी सबसे बड़े में बड़े मुनाफिक शख्स को भी पूरा पाकिस्तान विजिट करवाएं, आंख बंद करके कहेगा कि यार वाकई सिंध ने तारीखी काम किया, और क्रेडिट जाता है चीफ मिनिस्टर साहब को। इनकी सदारत में जिस तरीके से DPD का काम हुआ है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध का शायद ही कोई शहर है जहां पे इस वक्त DPD के सेंटर्स नहीं है। अभी मैं देख रहा था 8 महीने पहले पंजाब में एक सेंटर बना और उसमें फिर वहां पे एक आला हुकूमती शख्स ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो फिर मैंने उसमें 6 तो तस्वीर डाल दी, साथ में कोट ट्वीट किया। मैंने कहा जी, मैंने कहा हमारे सारी वो चीजें बन चुकी है। तो सर मकसद ये है, सर मकसद ये है कि आप DPD को जाके देख लें, स्टेट ऑफ द आर्ट। और आज क्या हुआ है, मतलब आज मतलब चंद दिन पहले क्या हुआ, इस्लामाबाद से वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी DPD को लिखा है कि आप हमें इस्लामाबाद में हमने खोलना है सेंटर, उसमें हमारी मुआवनत करें। वफाक हमने MOU भी साइन करे, वफाकी हुकूमत अब हमसे मुआवनत मांग रही है कि यार हमें ये करके दो, और हमने कहा कि हम आपको मदद करें, बलूचिस्तान में भी करके दे रहे हैं। तो ये आप देखें भाई कि ये क्या वो इंसान नहीं है? हम सबसे ज्यादा इस धरती पे अगर किसी का हक है तो उन लोगों का हक है, उन हमारे खुसूसी बच्चों का हक है। हम सबसे ज्यादा उनके लिए भी सबसे ज्यादा खिदमत कोई कर रहा है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करी, और हुकूमतें क्यों नहीं कर रही है? और उसके लिए कोई एक्सपर्टीज मांग रहा है तो सिंध हुकूमत से मांग रहा है, उस पर तो हमारे पास किसी ने बात नहीं की। फिर सर आ जाए, मैं वो जो प्रोजेक्ट बता रहा हूं वैसे प्रोजेक्ट बता रहा हूं जिसमें आपको कोई नैमल बदल पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। मैं रिपीटेशन में नहीं जा रहा, सारे मिनिस्टर साहबान बात कर चुके हैं, 1.5 घंटा 1 घंटा अपने डिपार्टमेंट के बारे में सारी वो बातें कर रहा हूं जो कि जिसका मुआवजा करना आपको कहीं कहीं पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध पीपुल्स हाउसिंग जो था हमारा SPHF, दुनिया की तारीख 21 लाख घर। सर 2023 में सिंध की एक पॉपुलेशन सेंसस हुआ, उसमें सिंध की पॉपुलेशन है 5,56,96,147 2023 की पॉपुलेशन। उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अलग है। 5,56,96,147 की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, सिंध की सॉरी। उसमें पता है सर कि हमने ये जो 21 लाख घर बना के दे रहे हैं, और ये वो लोग घर बन रहे हैं जिनके पास कच्चे मकानात थे जो गिर गए, जमीन बोस हो गए, उनके पास अपनी छत नहीं थी। एवरेज में लगा रहा हूं, जो कम लगा रहा हूं, 6 आदमी एक घर में एवरेज लगा रहा हूं। 21 लाख घर तो कितना बनता है? ये बनता है 1 करोड़ 26 लाख लोग। 1 करोड़ 26 लाख लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर फराम कर रही है, और आपकी पॉपुलेशन का हो गया 22.6%। सिंध की पॉपुलेशन का 22.6% लोगों को हुकूमत सिंध ने घर फराम कर दिए, घर फराम कर देने शुरू कर दिए। इससे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे पूरी दुनिया में कोई बता दे मुझे कोई कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी का आई हो और इतना बड़ा काम हुआ हो। 8 लाख घर बने थे जहां पे वो आया था जलजला नेपाल में, और ये 21 लाख घर बन रहे हैं। 21 लाख घर, आपकी पॉपुलेशन का 22% पॉपुलेशन को आपकी हुकूमत ने जो है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने घर बना के दे रही है। कोई मिसाल नहीं मिलती इस तरह की। इससे ज्यादा आपको क्या रिकॉर्ड चाहिए? इससे ज्यादा आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए?
और कितनी बड़ी बात है कि 22% आबादी आपकी जो है वो बाकी लोगों के पास अपने घर हैं, बाकी स्कीमें भी चल रही हैं, लेकिन ये तो कंफर्म श्योर शॉट है जिसका ऑडिट आपके वर्ल्ड बैंक ने किया, जिसका ऑडिट आपके पाक फौज ने किया, जिसके आपके तमाम इदारे मिलकर उन्होंने सर्वे किया था, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, डिफरेंट डोनर एजेंसी, जिसके जो दुनिया के चंद काफी मुमालिक ने उनको जो है वो सर्टिफिकेट दे दिए और उन सब लोगों ने आपको सर्टिफाई किया कि दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट और उसमें आप 22% पॉपुलेशन को आप घर दे चुके हो। इससे बड़ी और क्या नेमत होनी चाहिए, इससे बड़ी और क्या खिदमत होनी चाहिए। 21 लाख घर हैं भाई, आपको नहीं पता? नहीं आपको दिलावर साहब आप बीच में ना इंटरप्ट करें प्लीज। और सर क्या किया ना करें। और क्या किया, उन लोगों के पास वो गरीब लोग थे ना, तो कोई कहां बैठा था, कोई कहां बैठा था, वो जमीन भी किसी और की थी। हुकूमत सिंध ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अहकाम जारी किए कि इन लोगों को घर का टाइटल भी दो, घर की मालकाना हुकूक दो, और मालकाना हुकूक किसको दो? घर के मर्द को नहीं, घर की खातून को दो। और हुकूमत सिंध ने उनको सनदें दी, उस घर की खवातीन को वो मालकाना हुकूक दिए। इससे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट, इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है? सर सॉलिड वेस्ट पे नासिर शाह साहब ने बताया और अच्छी बात की, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर ने भी ये कहा कि सारी तकरीरें हुई लेकिन उसमें कहीं पे भी किसी ने कचरे की बात नहीं की। तो इसका मकसद है कि कचरा उठ रहा है, इसका मकसद है कचरा साफ हो रहा है। तो सॉलिड वेस्ट काम कर रही है, जाहिर है कहीं अभी भी गुंजाइश होगी। हमने खुद भी कहीं पे देखा है, तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे, हमने खुद भी देखा है, लेकिन बहुत बेहतरी है। सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में, कराची में, जहां जहां सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है वहां बहुत बेहतरी है, बेहतरी हो रही है। सर सॉलिड वेस्ट के बाद रेस्क्यू 1122 उसका भी किसी ने जिक्र नहीं किया। स्टेट ऑफ द आर्ट आपकी एम्बुलेंसेज, और एम्बुलेंसेज को आप कंपैरिजन कर लें कुछ दूसरे सूबों से भी, जो फैसिलिटीज इन एम्बुलेंसेज में है। मैं नाम नहीं लेना चाहता भाईजान, आपकी पार्टी के एक रहनुमा मशहूर फेडरल मिनिस्टर साहब, उनको तकलीफ हुई, वो उस 1122 में गए और उन्होंने फिर तारीफ की कि यार जबरदस्त एम्बुलेंस थी। तो मैं आपको बता रहा हूं, कभी कोई बात मान भी लिया करो, हम ये दिखाने के लिए करें, लेकिन बता रहा हूं कि कौन कौन फैसिलिटी करे। एक हमारे किसी ने कहा कि किसने स्पीच की थी, एनआईसीवीडी की बुराई की और बोला एनआईसीवीडी में आज तक सरकार कोई एक भी एमपी एनआईसीवीडी नहीं किया होगा। किसने की थी? आपके किसी एक एमपी ने की थी? उसने की। तो भाई मैंने बताया, मैं खुद रात को 4 बजे वहां एनआईसीवीडी गया था और इस वक्त भी 4 स्टंट डले हुए हैं, अल्लाह ने बचाया और हैदराबाद के एनआईसीवीडी ने बचाया। तो ऐसे बात ना करें, मुझे पता दोस्तों कुछ कम होता है उस तरह की बात करते। फिर सर आ जाए हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट पे मैं हर साल एक काम करता हूं, थोड़े 2 मिनट सर उसमें भी लूंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में सर फिर मैं मुकाबला करूंगा पूरे पाकिस्तान का, मैं शहरों का मुकाबला नहीं करूंगा, पूरे पाकिस्तान का मुकाबला करूंगा। सर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सब सिंध को दिल खोल के गालियां देते हैं, सिंध सूबे को तनकीद करते हैं, रात को 8 बजे भी शुरू होती है तनकीद, तो यूट्यूब पे भी शुरू होती है, सिंध हुकूमत बुरी हुकूमत, गंदी हुकूमत। वो जो गंदी बुरी हुकूमत है ना सिंध हुकूमत, उसके एनआईसीवीडी में सर अभी तक जो है 47,40,941 पेशेंट आए हैं। 47,40,941, जिसमें सिंध सूबे के हैं 41,84,950 पेशेंट, आजाद कश्मीर से 3,782 पेशेंट, बलूचिस्तान से 3,86,968 पेशेंट, गिलगित बल्तिस्तान से 3,516 पेशेंट, खैबर पख्तूनख्वा से, भाईजान मोबाइल छोड़ दो, खैबर पख्तूनख्वा से वो जो जहां पे आपने सेहत कार्ड बांटे हुए हैं ना, 42,637 पेशेंट 3 साल की मैं बता रहा हूं डेटा, मेरे पास साल का भी था, मैंने कहा बहुत ज्यादा टाइम भी लूंगा, मैंने 3 साल का कंबाइन करके बता रहा हूं आपको। 42,637 पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा के यहां पे आए, और बड़े भाई के जो कि जहां सबसे ज्यादा तरक्की, जो स्विट्जरलैंड बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है, लंदन बना हुआ है, पंजाब से 1,19,088 पेशेंट 3 साल में सिर्फ एनआईसीवीडी में आए हैं भाईजान। ये आपके बुरे सूबे की जो सूबा बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है,
उसमें दिल का इलाज कराने के लिए, और पता है कि हार्ट पेशेंट को तो मैं समझता हूँ कि यार इतनी इमरजेंसी होती है, लेकिन उनको पंजाब में कोई या बाकी जगहों पर हॉस्पिटल नजर नहीं आई, केपीके में नजर नहीं आई, बोलते हैं हमें सिंध में एनआईसीवीडी में इलाज करवाना है। एसआईसीवीडी इसी तरीके से पूरा डेटा में उसमें ज्यादा नहीं जाता। फिर तो एसआईयूटी, इस एसआईयूटी में 6,73,605 पेशेंट जो हैं उनका इलाज हुआ। मैं सर सिंध के नहीं पढ़ता, बाकी सूबे पढ़ता हूं। खैबर पख्तूनख्वा से 5,476 पेशेंट एसआईसीवीडी में, सॉरी इसमें एसआईयूटी में आए, सॉरी मैं थोड़ा वो एसआईसीवीडी पढ़ रहा था, अब आ रहा हूं एसआईयूटी में। एसआईयूटी में अब एसआईयूटी में अफगानिस्तान से 2,475 पेशेंट आए यहां पे, अफगानिस्तान से आपकी एसआईयूटी में। आजाद कश्मीर से 1,582 पेशेंट, बलूचिस्तान से 31,447 पेशेंट, फाटा से 2,956 पेशेंट, गिलगित से 2,284 पेशेंट, खैबर पख्तूनख्वा से 15,840 पेशेंट और पंजाब से 28,483 पेशेंट एसआईयूटी में इलाज करवाने हैं आपका। फिर आ जाए गंबट, सुना गंबट का नाम? गंबट में पंजाब से जिन लोगों की ट्रीटमेंट हुई है 11,23,415 पेशेंट गंबट में, 11,23,415 पेशेंट पंजाब से। खैबर पख्तूनख्वा से 4,60,641 पेशेंट, गिलगित से 6,37,583 पेशेंट, आजाद कश्मीर से 118 पेशेंट, ओवरसीज से मुल्क से बाहर से 29 पेशेंट। तो सर ये मुझे बताएं, टोटल 11,84,519 पेशेंट जो है वो गंबट हॉस्पिटल से, वो पहले वाला मैंने कर चुका था। टोटल ये पेशेंट, आज मुझे ये बताएं कि ये हॉस्पिटल्स जिसको हुकूमत सिंध चला रही है, हुकूमत सिंध खराजात उठा रही है, और ये किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं चेक कर रही कि कौन से सूबे से आए हो, और पूरा पाकिस्तान इलाज कराने के लिए सिंध में आ रहा है। तो इस पे आप लोगों में से किसी ने कोई दो लफ्ज नहीं बात किए कि यार अल्हम्दुलिल्लाह आपको फख्र होना चाहिए कि आपका सूबा, हमारा सूबा ऐसा है, पूरा पाकिस्तान इलाज कराने के लिए हमारे सिंध सूबे में आ रहा है, पूरा पाकिस्तान। इस तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट गंबट भी है। फिर मेरे पास बहुत सारे हॉस्पिटल के डेटा मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कॉपी दे दूंगा इन सबको। सर ये 15-20 हॉस्पिटल का जिक्र है, और हर हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है वहां पे आ रहे हैं। सर मैं स्कीमों के नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी स्कीमें कराची की हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट कराची के, कुछ 45-40 नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा हो गया है। जो हॉस्पिटल, जो चीजें बन चुकी है। सर मैं बात करूंगा कराची के इश्यूज पे। मैंने काफी अपनी तकरीर को खुद ही एडिट कर दिया सर, आप लोगों को सबकी टाइम का मैंने अंदाजा देखा है। सर कराची के जो इश्यूज हैं, कराची का सबसे बड़ा इशू क्या है? अभी मैं बीच में सुना था, बीच में मुहिमें चल रही थी, फिर कहा गया जी कराची, तो कराची दुबई था, हमें याद नहीं है, जो हमसे पहली जनरेशन कराची दुबई था। दुबई से लोग तालीम हासिल करने कराची आते थे, अरब कंट्री से लोग तालीम हासिल करने कराची आते थे। हम लोग अगर जिन जाम शोरों की यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, वहां पे आज भी इस यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल जिसका नाम है इंटरनेशनल हॉस्टल, नाम सुना होगा साबिर साहब आपने, इंटरनेशनल हॉस्टल। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ये फलस्तीन और अरब कंट्रीज के लोग, यूएई, ओमान, कतर, यहां से लोग आते थे। कराची दुबई था। कराची की तबाही शुरू कब से हुई? कराची की तबाही की शुरुआत की जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल्ला ने, और उसके बाद उसकी पैदावार ने। उसके बाद जब कराची में क्लैशनकोफ कल्चर आया, कराची के हालात खराब हुए, और मैं समझता हूं कि कराची के हालात खराब करना इंटरनेशनल साजिश भी हो सकती है। हमें संजीदगी, अभी मैं कोई इल्जाम तराशी की तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत सारे मुकाबले हो गए ना यहां पे अभी तक। मैं समझता हूं बजट स्पीचें कम हुई है, माजरत के साथ, किसी भी साइड की मैं बात कर रहा हूं। हमने मुकाबलेबाजी ज्यादा की है कि किस तरह एक दूसरे को नीचा दिखाना है।
मुझे इनको किस तरह झुकाना है, इन्होंने मुझे किस तरह झुकाना है, हमने इनकी बातें किस तरह करनी है, हमने किसकी बातें क्या करनी है। सर कराची के साथ एक डायलेमा रहा है और पूरे सिंध के साथ रहा है। सिंध के साथ सबसे बड़ी साजिश क्या की गई, सिंध पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब था और नेचुरल चीज थी क्योंकि कराची का आपका पोर्ट था, आपकी तमाम इंडस्ट्रीज को, और आज भी हालात बेहतर हो रहे हैं। तो मुझे पर्सनली पता है, मेरे दोस्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस वक्त पंजाब से इस्लामाबाद से इंडस्ट्रीज शिफ्ट करना चाह रहे हैं सिंध में, कह रहे हैं कि यार क्योंकि हमारा फ्रेट बहुत, डीजल महंगा हो गया, हमारा फ्रेट बहुत महंगा पड़ता है, हमें यहाँ इंडस्ट्रीज बनानी है। यहाँ सोची समझी साजिश के तहत यहाँ से इंडस्ट्रीज जो है मूव की गई। आपकी कोटड़ी से इंडस्ट्रीज, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मूव किए गए, आपके हैदराबाद से मूव किए गए, आपके नूरियाबाद को सन्नाटा किया गया, आपकी कराची से इंडस्ट्रीज मूव की गई। वो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। उस साजिश का हिस्सा क्या था, मैं उन नामों पे नहीं जाता, लेकिन अगर वो कहते हैं कि 2+2 करेंगे सामने आ जाएगी चीज कि कौन साजिश का हिस्सा था। और साजिश क्या थी, साजिश ये थी कि जी यहां से हमें खत्म हो जाए सारी चीजें। अब उसमें क्या क्या फैक्टर्स बने, जाहिर है जब मैं इसको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं तनकीद नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर 10-10 दिन शहर में हड़तालें चलेंगी, जब कोई गाड़ी मूव नहीं हो सकेगी, कोई फैक्ट्री में मजदूर नहीं आ सकेगा, जब फैक्ट्रियों में जिंदा मजदूरों को आगे लगा दी जाएंगी, जब यहां पे माहौल बिल्कुल वो गलत कर दिया जाएगा, तो ज़ाहिर है यहां से फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्रीज हुई, यहां से इंडस्ट्रीज मूव हुई थी, यहां के हालात खराब किए गए। जिन जिन वाकयात का भी जिक्र किया गया बड़े फख्र के साथ बताया गया कि जी पहले ये देखा था, ये हो जाता था, वो हो जाता था, ये अच्छी यादें नहीं है, ये बुरी यादें, ये चैप्टर क्लोज होने चाहिए, ये चैप्टर कतन तौर पे क्लोज होने चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि आइंदा कोई सोचे भी नहीं कि इस तरह की चीज कर सके। मैंने कहा मुकाबलेबाजी के लिए 1000 मिसालें दे दूंगा। और हमारे दोस्तों जिसने वो बातें की थी बोरी वाली, उसने कहा था कि उस दौर में कोई बात नहीं करता था। सर ये पता नहीं, मेरे ये सारे दोस्त उस दौर में, मुझे इनमें से कोई याद नहीं है 2008 वाली असेंबली में या जो भी 2008 की असेंबली में, उसको पता है कि हम 2008 में भी बात करते थे और हमें उस वक्त उनके जो लीडर थे वो डायरेक्ट फोन पे भी एक दो दफा गवर्नर हाउस में बातचीत हुई, सीएम साहब भी मौजूद थे और डायरेक्ट हमें वो हम तब भी सब चीजें करते थे। वो कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कोई मुकाबलेबाजी नहीं है, कोई तनकीदी मुकाबला नहीं हो रहा, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही, लेकिन ये सारे मुहरकात हैं। अब इसको बेहतर कैसे करना है, माजी को छोड़ देना सर, माजी बहुत उसमें कुछ चीजें बेहतर कैसे, बेहतर क्या करना है, पहले तो एक काम करना शुरू करना। देखिए हम लोग सारे जो है ना, आप लोग कौन है और हम लोग कौन है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अभी हम किसी तरीके से भी बैठे नहीं, इस वक्त इस असेंबली के अंदर हम सारे अवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है। और इसमें हमें इस असेंबली में जो बैठे हैं, इस असेंबली को सुप्रीम बनाना है, इस असेंबली को सुप्रीम बनाना है आप लोगों ने। आप छोड़ देंगे माजी में क्या झगड़े हैं, क्या पॉलिसीज हैं, आपकी लीडरशिप की क्या पॉलिसी है, मेरी लीडरशिप की क्या पॉलिसी है, आपने पहले इस असेंबली को सुप्रीम बनाना है। और साथ साथ में आप इस सूबे के मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, आप सारे जितने बैठे हैं इस सूबे के मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। अगर रोजाना सुबह को 11:30 बजे मैं देखूं कि एक जमात जो है वो उठ के कराची में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कराची में पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, ये टूट गया, वो टूट गया, वो चोर, वो डाकू। अगर ये काम डेली आप ये करते रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कौन आएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन आएगा आपके पास यहां सफर सैर सपाटा करने के लिए, कौन आएगा ये सारी चीजें करने के लिए, कोई नहीं आएगा। और इससे ये नहीं कि आपको इसमें कोई हुकूमत, अगर आप ये नहीं करोगे तो हुकूमत का फायदा करो, इसका मतलब आप अपने लोगों के साथ मुखलिस नहीं हो जिनके वोट लेके आप आते हो। अगर आप चाहते हो कि यहां पे कारोबार चले, अगर आप चाहते हो कि यहां पे होटल्स आबाद हो, अगर आप चाहते हो कि यहां का मजदूर को मजदूरी मिले, तो आपने इस शहर को, इस सूबे को अच्छा करके पेश करना होगा, हमें अच्छा करना होगा और आपको अच्छा करके पेश करना होगा। आपने सिर्फ इसके नुक्स निकालने बंद करने होंगे। सर मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस, अगर मैं कहूँ यार मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आओ, खाना बहुत बेकार है, पेट में दर्द हो जाएगा, खुदा न खाते हो जाएगा, कौन जाएगा खाना खाने, कौन नहीं आएगा। आप जब ये बातें करते हो, मैं उधर दोस्त को भी बोल रहा हूँ, जमायत वाले दोस्त भी बैठे हैं, मैं पर्सनली आपको नहीं बोल रहा, लेकिन इसको गौर से सुनिए। अगर आप रोजाना टीवी चैनलों पे सब चीजें बता जाओगे तो आपका वोटर कौन है? क्या आपको कारोबारी अफराद, दुकानदार आपको वोट नहीं करता? अगर आप उस दुकानदार का बिजनेस तबाह करोगे बैठकर, ये कह के कि जी यहाँ पे ना हो, इस शहर में, इस सूबे में ना हो, ये सूबा खराब है, तो कौन आपके सूबे में इन्वेस्टमेंट करने आएगा, कौन घूमने आएगा? हमें भी याद है इस शहर में सड़कों पे, जैनब मार्केट में, क्लिफ्टन में, यहाँ पे अंग्रेज गोरे वॉक करते हुए नजर आते थे इस शहर में। अब कहां में नजर आता है कोई शख्स? मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर में, यहाँ पे इस माइक पे
वो मैं नहीं कर सकता काम। हमने किस तरीके से जुल्म किया, बैड पब्लिसिटी, बैड मार्केटिंग करते करते। हमने, हमारे टारगेट ये नहीं होता होगा, आप मतलब एक आपके फ्रेम ऑफ माइंड में ये नहीं होगा कि आप कर रहे हो, आप नुकसान किसको कर रहे हो। अगर आपका टारगेट पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत है तो अब यहां पे आओ, असेंबली में बात करो, क्लोज कैमरा में बैठ के बात करो, जो चीजें करनी करो। अगर आप बैठ के मीडिया में बैठ के सारी चीजें करो, आप टारगेट आप समझ रहे हो कि आप कर रहे हो पीपुल्स पार्टी सिंध हुकूमत को, लेकिन आप नुकसान पहुंचा रहे हो अपने कारोबारी आदमी को, अपने उस वोटर को जो आपको वोट देता है, आप उसका बिजनेस तबाह करो, तबाही उसके लिए करो। आज आम आदमी परेशान है, पूरे पाकिस्तान में परेशान है, यहां पे भी परेशान है। उसकी परेशानी का हल हमने बैठ के निकालना है। उसका परेशानी का हल यहां पे एक दूसरे को गालम गलौज देकर लड़ाइयां करके नहीं है, उसकी परेशानी का हल कि हम बैठ के इसका सीरियसली हल निकालें, हम किस तरह चीज को बेहतर करें। आखिर आपका वोटर भी वो है, कल को हमारा वोटर, कल को वो दिन ना आ जाए कि आपका वोटर आपको भी बोले कि तुम भी भागो और हमें भी बोले भागो, बोले सब यहां से बाहर निकल जाओ, हमें किसी को वोट नहीं देना, वो दिन ना आए। तो इसके लिए हमने मिलकर बैठ के सिंसियरिटी के साथ ये चीजें करनी है, जो कि हम नहीं करें। हम बैठ, मैं मीडिया में भी कहूंगा, मीडिया में भी हमेशा ये है, आप जब भी देखेंगे आपको बारिश किसी भी शहर में पड़ जाए, सबसे ज्यादा अगर कराची में अगर बारिश पड़ गई तो 3-3, 4-4 घंटे की ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। क्या है हकीकत, जरा हमसे, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, मुझसे मेरी पार्टी पूछती यार ये क्या है कि बाकी जगहों की खबरें नहीं आती, सिर्फ याद रहती है। मैं उनको अपनी हकीकत बताता हूँ, 2-4 हकीकतें मैं यहाँ असेंबली हॉल में भी बता देता हूँ, मुझे कोई अर्ज नहीं है। जो आपके बड़े टीवी चैनल्स हैं उनके हेड ऑफिस हैं कराची में, जो बड़े जितने बड़े टीवी चैनल उनके हेड ऑफिस है कराची में, यहाँ पे रिपोर्टर्स, और वहां पर रिपोर्टर्स में अनफॉर्चुनेटली जो डेस्क पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनका ताल्लुक कुछ मखसूस जमात से है। फिर जब वो बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं तो खबरों को नेगेटिविटी ज्यादा दिखा रहे हो। जितनी अगर पानी बारिश इस वक्त 120 मिलीमीटर पड़ रही है तो पहले 1 घंटा तो बारिश पानी होगा ना, उसको निकलने के लिए नेशनल फ्लो में टाइम चाहिए, वो पहले 1 घंटे की फुटेज चला के करनी है, वो फिर उसको कैश करना होता है। अब मुझे बताएं, दुनिया में आप चाहते हैं आप अवाम के नुमाइंदे, कौन से शहर में है कि आप पूरे शहर में बैनर्स लगा दें, ब्रिजेस को भर दें और सिर्फ नेगेटिविटी भर दें अपने शहर के खिलाफ। यहाँ पे वो जमातें मौजूद हैं जो सिर्फ अपने शहर के खिलाफ नेगेटिव भरती हैं। तो आप अपने, अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की हवस है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप इस शहर के इन सूबे के लोगों के साथ मुखलिस हैं, सच्चे हैं, तो आप इसकी बैड मार्केटिंग करना छोड़ दें। सिर्फ आप ये कहना छोड़ दें हर जगह पे कि हम बुरे हैं, हमारा शहर बुरा है, हमारी सब चीजें खराब हैं, और जब आप ये करना शुरू करोगे तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। और सिर्फ ये बातें पर यहां पे नहीं रहती हैं, जब फिर ये अखबारों जरीदों में छपती हैं तो इंटरनेशनल लोग भी पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत मिसालें हैं, मैं आपको इंटरनेशनल मिसालें भी दे सकता हूं, जो पाकिस्तान के, जो फिर हमारे सिंध के बारे में जो परसेप्शन पैदा होते हैं, जो रूल्स बैठे होते हैं। मैं कभी ऑफ कैमरा हो तो मैं तमाम भाइयों को एक एक चीज बताने के तैयार हूं कि हम इस बैड पब्लिसिटी का शिकार हम लोग कितना बुरे तरीके से हो रहे हैं। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। मैं समझता हूं हमें उसमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए कि हम उसमें पॉजिटिव चीजें करें, पॉजिटिव लें। आपको तनकीद करने का मुकम्मल इख्तियार है, तनकीद करें, लॉजिकल तनकीद करें, लेकिन तनकीद के तरीक़ेकार को देखें। आप मसाइल हम हल करने में करें। मैं कहता हूं बजट स्पीच में कितना अच्छा होता सर कि हर मेंबर बोलता कि जी ये इश्यूज है मेरे पास, ये एडवाइस है, ये सजेशन है मेरे पास। कितने मेंबरों ने सजेशंस दिए हैं, मैं दोनों साइड से बात कर रहा हूं। कितने मेंबरों ने सजेशन दिए कि जी हाँ ठीक है, मैं इस तरह अपने इलाके का स्कूल में अडॉप्ट करता हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं। मेरे पास मैं वॉलंटरली मैं हॉस्पिटल में, किसी सिविल हॉस्पिटल में बैठ के मैं ड्यूटी दे सकता हूं, अपने मुझे जिम्मेदारी दे, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। कितने लोगों ने बोला कि वॉलंटरली हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न पे हमने अपनी तकरीरें रखी हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी गुजारिश होगी कि ये तो चले, ये बजट गुजर गया, अल्लाह करे अगले बजट तक हम सब यहाँ पे मौजूद हों और चीजें हो सही तरह चलती रहें। तो आइंदा हम अपने आप को, अपने एटीट्यूड करें। और सर सिर्फ बजट सेशन तक नहीं, आपके पास भी हर महीने जिस आप सेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोडक्टिव सिटिंग्स होनी चाहिए। हम लोग इंगेज रखें, हर प्रोजेक्ट में आप लोग साथ चलें। मैंने आपको 10 साल पहले भी कहा था अगर आप लोग आए, आपको रेड लाइन पे ब्रीफिंग चाहिए, मैं आपको बैठ के 4-5 घंटे की ब्रीफिंग, जो चीजें मैं माइक पे कह सकता हूं, कोई चीज माइक पे नहीं कर, मैं एक एक चीज आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से एक चीज बताने के लिए तैयार हूं। हर चीज आपको हम लोग वो शामिल करने तैयार। हम लोग आपको इंगेज रखना चाहते हैं कि आप इंगेज रहें, आप चीजों में साथ रहें हमारे, ताकि चीजें बेहतर हो। काफी लोगों ने मुख्तलिफ बातें की, हाँ जी। और इसमें एक हमारे दोस्त ने कहा कि जी यहाँ पे वो हैं सारे, कोई अपने बाप की वजह से बैठा है, कोई चाचे की वजह से बैठा है, कोई मामे की वजह से बैठा है। आपका भी
नाम सबने खैर मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हमारी कृष्णा कुमारी सेनेट में कैसे पहुंची। नंगर पार्कर की कृष्णा कुमारी, जो कभी भारत में नहीं सोच सकते थे कि कभी उसको, अगर वो भारतीय शहरी होती तो उसको कोई अपर हाउस में बैठा था। किसी ने लालदीन का नाम नहीं लिया कि उसको हमने किस तरह पीपुल्स पार्टी टिकट दी, अनवर लालदीन का। मसरूर एहसन का नाम नहीं लिया। ये सईद गनी साहब पहले सेनेटर बने, मतलब आजिज धामरा साहब थे, ज्ञानचंद हमारे मैंगवाड़ थे थरपारकर से। इस तरीके से ग्रॉस रूट लेवल से हमारे बहुत सारे नुमाइंदे जो यहाँ पे पहुंचे। एक दोस्त ने बात की शीशा बैन की थी, कराची में शीशा चल रहा है, अच्छी बात की। अच्छा, हमारे पास दो उसूल हैं। अच्छा, मैं पर्सनली मैं भी इसके खिलाफ शीशा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर ये इस्लामाबाद में शीशा चल रहा है। इस्लामाबाद में शीशा अलाउ है, जो कैपिटल है, फेडरल कैपिटल। कराची में शीशा चल रहा है, मैं मानता हूं चल रहा है, इलीगल मतलब छुपा के चल रहा है। यह फैसला किसने करना है कि यहां पे सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी यहां शीशा नहीं चलना चाहिए, और हम चुप करके बैठ गए। इसीलिए मैंने देखा कि जी पंजाब में 19 ग्रेड का ऑफिसर सेक्रेटरी लग सकता था, सिंध में 19 ग्रेड का ऑफिसर सेक्रेटरी नहीं लग सकता था। वहां के लिए अलग कानून, यहां पे अलग कानून। अब शीशे की बात करें, मैं कहता हूं सारे दोस्त जाके देखें, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में शीशा चल रहा है, ओपन शीशा चल रहा है। यहां पे जो है वो शीशा जो है अलाउ नहीं है। तो सर ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स बंद होने चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उस पर फैसला करें। ठीक है, यहां पे अगर इलीगल शीशे चल रहे हैं तो या तो उनको लाइसेंस दे दें आप, उनको लाइसेंस दे दें आप। मैं शीशे का कोई वो नहीं हूं सपोर्टर, ना मैं शीशा यूज करता हूं। मैं कल को पता चलेगी कि ये सारी तकरीर छोड़ के सिर्फ शीशे पे आ जाएगी, इन्होंने अपील की कि शीशा लीगलाइज करे। हालांकि मैं इसके पर्सनली बताऊं, मैं शीशे स्मोक के सख्ती से खिलाफ हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई एक चीज करे, या तो बंद कर दें, या बंद करें और हाई कोर्ट को बोलेंगे भाई कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, कि एक इलाके के लिए एक कानून, दूसरे इलाके के लिए 2 कानून, ये चीजें ना हो। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स पे, यार आप लोग सारे बैठे हो वफाकी हुकूमत में, मेरी गुजारिश होगी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स जो हमारा पोर्ट पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में एक कराची में है, 200 अरब से ज्यादा के पैसे आपके जो फंसे हुए हैं। कभी फेडरल गवर्नमेंट में आप लोग बैठ के बात कर लो, कभी 40% पानी की शॉर्टेज है सिंध में, उस पर बात कर लो, गैस की शॉर्टेज पे बात कर लो, बिजली की शॉर्टेज पे बात कर लो। वहां पे जो है वफाकी वजीर भी खामोश। हम सब ने एक होना पड़ेगा, हर सूरत में एक होना पड़ेगा। और ये आप वो कहते हैं कि कॉल और फैल में तजाद नहीं होना चाहिए, सिर्फ तकरीर के हद तक। आपको हमारे जितने वजीर बैठे हैं सबके महकमे आपके लिए खुले हैं। आप अपनी तजावीज़ लाएं, असेंबली के फ्लोर पे लाएं, असेंबली के फ्लोर के अलावा दफ्तरों में लेके आएं। आपने मीटिंग रखनी है, स्पीकर साहब बैठे हैं, बेस्ट मीडिएटर हैं यहाँ पे, स्पीकर साहब बुला लें अपोजिशन को और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस को, जो तजावीज़ात हैं उनको बैठाएं। हम मिलकर काम कर रहे हैं लोगों के लिए। हमने फिर इलेक्शन में किसको वोट मिलता है नहीं मिलता वो सब अल्लाह ताला के हाथ में और फिर आवाम के हाथ में, लेकिन हमें मिलकर हम कोशिश करें सूबे की बेहतरी के लिए। बाकी ये रवायती तकारीर जलसे, मतलब तकरीर और खास जमायत वाले भाई खुदा के वास्ते तुम लोग जो है ये बैनर लगाना छोड़ दो। और रोजाना 11:30 बजे जो कराची की बैड पब्लिसिटी आप लोग शुरू करते हो ना, क्योंकि वो आपका नेटवर्क सबसे ज्यादा मशहूर है, मुझे पता है। जमायत इस्लामी का नेटवर्क सबसे अच्छा है, आपका न्यूज चैनल्स के डेस्क पे भी आपका अच्छा नेटवर्क है, हर जगह पे अच्छा नेटवर्क है। खबरें कि टिकर्स भी आप बनवाते हो, हेडलाइंस भी आप बनवाते हो, अभी भी सारी चीजें आपके कंट्रोल, बहुत मजबूत लोग हो आप माशाल्लाह इस चीज में। लेकिन बराए मेहरबानी कुछ अमली काम भी कर लो, इन सारे प्रोपेगेंडा से जान छुड़ाओ। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।